सफर की हद है वहां तक के ये निशान रहें, चले चलो कि जहां तक के ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती और एक बार फिर आपके लिए एक उपयोगी वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम एमपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 2 मतलब इंडियन हिस्ट्री में जो प्रमुख कथन थे वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिन पे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। हम देखने वाले हैं कि कौन सा कथन किसने कहा था और किस संदर्भ में कहा था। आइए शुरुआत करते हैं। तो कथनों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत में क्या क्या कथन किस किस व्यक्ति द्वारा कहे गए। पहला कथन है गार्डन चाइल्ड का। इन्होंने महाजनपद को भारत की दूसरी नगरीय क्रांति की संज्ञा दी, जबकि पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया। तो सीधे प्रश्न आएगा कि भारत की दूसरी नगरीय क्रांति किसे कहा गया, तो महाजनपद काल को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया। आप सभी जानते हैं महाजनपद काल क्या है। जन जो हैं या जनपद जो हैं उनका भौगोलिक विस्तार हो गया था और भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूक्त से प्राप्त होती है। ये सब हम जानते हैं। तो उसी महाजनपद काल की मैं आपसे बात कर रहा हूं। चलिए अगला देखते हैं। प्लूटार्क और जस्टिन इनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का कहा गया। सीधे प्रश्न आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का किसने कहा? प्लूटार्क और जस्टिन ने कहा। इसके अलावा साथियों प्लूटार्क ने एक और कथन कहा। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख की सेना ने पूरे भारत को रोंद डाला, ये वाला कथन दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख की सेना थी, ऐसा इनका कहना है, और उसने पूरे भारत को रोंद डाला मतलब तबाही मचा दी थी। इसके अलावा जस्टिन महोदय ने भी एक कथन दिया था इसी संदर्भ में। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा था। साथियों डाकुओं की सेना क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जब राज्याभिषेक कराया गया था या उन्हें घनानंद के ऊपर विजय दिलवाई गई थी, उस समय ऐसा कहा जाता है कि पंडित चाणक्य ने क्षेत्रीय जो लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, उनकी सहायता ली थी और उन्हें फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बन गए थे तो उनकी सेना में स्थान दिया था। यह सब प्रचलन है इन बातों का। इसी संदर्भ में कथन है कि उनकी सेना किसकी सेना थी? डाकुओं की सेना थी। अगला देखें, मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद का जो टाइम पीरियड था और गुप्त काल के पहले का टाइम पीरियड, इसे मौर्योत्तर काल कहते हैं, जहां भारत कई सारी क्षेत्रीय शक्तियों में बटा हुआ था, विखंडित भारत था। ठीक उस दौरान कई सारे विदेशी आक्रमण भी हुए थे। तो साथियों मौर्य उत्तर काल में भारत का रोम के साथ व्यापारिक संबंध हुआ करता था और होता यह था कि हमारे यहाँ का मसाला वहां बिकने जाता था, वहां से कीमती धातुएं, स्वर्ण मुद्राएं ये सब आती थी उसके बदले। तो उस संदर्भ में जो रोमन यात्री था प्लीनी, उसने कहा कि रोम से सारा सोना भारत जा रहा है, जो कि बड़े दुख की बात है। तो प्रश्न पूछा जाएगा ये कथन किसका है? तो प्लीनी का है। और किस संदर्भ में है? तो मौर्योत्तर काल में भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध हो रहे थे उस संदर्भ में है। अगला क्वेश्चन, फाहियान ने अपनी पुस्तक फोक्योकी में यह कहा कि जो मध्य प्रदेश है उसका समाज और यहां की जनता बहुत सुखी और समृद्ध है। तो सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के समाज या यहां की जनता को सुखी और समृद्ध किसने कहा? तो फाहियान ने कहा अपनी पुस्तक फोक्योकी में। साथियों फाहियान जो है एक चीनी यात्री था, आप सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में भारत आया था, लगभग 15 वर्षों तक रुका था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, एक किताब जिसका नाम है फोक्योकी। उसमें उसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला बताया था। अगला देखें, ये तो सारे कथन थे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित। अब बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में ऐसे कौन से कथन हैं जिन पे प्रश्न बन सकता है। साथियों एक विद्वान थे राजशेखर, ये जो हैं ये कई राजाओं के दरबार में रह चुके हैं। इसी क्रम में जब ये महिपाल राजा के दरबार में थे तो इन्होंने महिपाल के लिए कथन कहा कि महिपाल जो हैं आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत के प्रमुख राजा हैं। सीधे प्रश्न आता है कि किस राजा को आर्यावर्त का प्रमुख राजा कहा गया और किसके द्वारा कहा गया। अगला साथियों एक इतिहासकार है आरपी त्रिपाठी जी। इन्होंने बलबन के लिए कहा कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था जो आधुनिक सितारों की भांति अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध रखता था। साथियों बलबन के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट, आप सभी जानते हैं बलबन दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख राजा था जो कि गुलाम वंश से संबंधित था और वो अपने राजत्व के सिद्धांत को लागू करने के क्रम में एक अभिनय
किया करता था। अभिनय मतलब जैसा वो नहीं है वैसा दिखाने की कोशिश करता था, थोड़ा सीरियस रहता था, हंसी मजाक पे उसने पाबंदी लगा रखी थी, अपने से नीचे के लोगों से वो बात नहीं करता था, ताकि एक उसकी एक सीरियसनेस वाला माहौल बने, लोग उससे दब के रहें, इस तरह का वो बिहेव करता था जानबूझ के। उस संदर्भ में ही आरपी त्रिपाठी साहब ने कहा कि बलवन एक अभिनेता था। तो प्रश्न आएगा, बलवन को अभिनेता किसने कहा? आरपी त्रिपाठी साहब ने कहा। अच्छा साथियों, आप सभी जानते हैं कि गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की शुरुआत हुई, जिसे अपन खिलजी क्रांति भी कहते हैं। और खिलजी वंश की शुरुआत करने वाला राजा था जलालुद्दीन खिलजी। उसी जलालुद्दीन खिलजी ने जब 1291 में रणथंबोर का अभियान किया और वहां के किले को जीता, तो मतलब वो जीतने के क्रम में था, तो जीते बिना ही वह वापस आ गया। जीता नहीं था, जीते बिना वापस आ गया। और उसने कहा था कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहता। ये कथन था जलालुद्दीन खिलजी का, मैं अपने मुस्लिम भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहता। ये कह के वो वापस आ गया था। तो प्रश्न आएगा कि ये कथन किसका था और किस अभियान के संदर्भ में था? साथियों, रणथंबोर अभियान के संदर्भ में कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आप जानते हैं खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया दिल्ली सल्तनत पे, और तुगलक वंश के पहले राजा थे गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का विवाद चला था उस समय जो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया थे उनके साथ। क्लियर? धन को लेकर था कि निजामुद्दीन औलिया ने राज दरबार से जो भी धन उधार लिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें एक फरमान जारी किया कि इतने दिन के अंदर आप पैसा चुका दो, वापस कर दो। मैं बंगाल अभियान से आ रहा हूं, मैं आऊं तब तक ये जो उधार लिया है तुमने राजकोष से वापस चुका देना। तो उस संदर्भ में दिल्ली के जो निजामुद्दीन औलिया हैं, उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कथन कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब तू दिल्ली से आ तो जा पहले, तब मांगना मुझसे पैसा। और हुआ भी ऐसा ही था कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से फिर वापस नहीं आ पाया था। रास्ते में ही, मतलब प्रवेश करने के बाद ही एक स्वागत द्वार गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, आप सभी जानते हैं। तो देखिए, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से मतभेद रखते हुए उसके लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा फेमस कथन है कि दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा और किसके लिए कहा? आगे देखते हैं। लेनपूल महोदय ने कहा था। लेनपूल एक अगले इतिहासकार, इन्होंने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। साथियों, बहुत फेमस कथन है ये भी, एमपीपीएससी मेंस में भी इस पे लिखने के लिए आता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। ये कथन किसका है और किस संदर्भ में है? तो हुमायूं जीवन भर अपने संकटों के कारण, परिस्थितियों के कारण यहां वहां भागता रहा था, आप सभी जानते हैं। 15 वर्षों के लिए उसे फारस भी जाना पड़ा, वहां जाके शरण लेनी पड़ी, फिर बाद में वो दोबारा आया था और मुगल सल्तनत को दोबारा स्थापित किया था, ये सब हम जानते हैं। और जब उसने सल्तनत स्थापित कर ली, उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर वो अपने पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के मर गया था। तो जीवन भर भी लड़खड़ाता रहा और लास्ट में भी लड़खड़ाते हुए मर गया। चलिए, तो ये थे हुमायूं और इनके संदर्भ में कथन दिया था लेनपूल महोदय ने। आगे बढ़ते हैं साथियों। मारवाड़ अभियान या सेमल की लड़ाई भी बोलते हैं, 1544। ये लड़ाई शेरशाह सूरी ने लड़ी थी भाई साहब, और जोधपुर के मालदेव के विरुद्ध लड़ी थी। और इस दौरान हुआ ये था कि शेरशाह सूरी उन्हें पूरी तरह पराजित नहीं कर पाए थे। वो थोड़ा सा उनका क्षेत्र जीतते और फिर वो वापस अपना क्षेत्र अधिग्रहित कर लेते, फिर थोड़ा सा जीतते, फिर वो कर लेते। इस तरह शेरशाह सूरी ये जो मारवाड़ और सेमल का जो क्षेत्र है, ये बिल्कुल प्राप्त कर ही नहीं पाया था, और इस चक्कर में पूरा भारत उसके हाथ से चला गया था। तो उसने शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने समूचे हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो दिया। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने समूचे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। बाजरा उन्होंने एक प्रतीक के रूप में यूज किया, क्योंकि वो प्रमुख फसल मानी जाती है इस क्षेत्र की, राजस्थान क्षेत्र की। तो उन्होंने कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे, मतलब थोड़े से राजस्थानी क्षेत्र के लिए, पूरे भारत को कहीं ना कहीं अपने हाथ से जाने दिया। चलिए, क्योंकि उस पे वो ध्यान नहीं दे पाए थे। अगले थे विंसेंट स्मिथ। इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए कहा कि महाराणा प्रताप की देशभक्ति ही उसका अपराध था। महाराणा प्रताप की देशभक्ति ही उसका अपराध था। यह कथन विंसेंट स्मिथ ने कहा था महाराणा प्रताप के लिए। अगला देखते हैं साथियों, इतिहासकार ए.एल. श्रीवास्तव। इन्होंने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा। यह आपको पता होना चाहिए, बड़ा फेमस है। इसके अलावा स्मिथ महोदय ने अकबर के जो गुजरात अभियान था उसे उन्होंने कहा इतिहास का द्रुतगामी अभियान। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुजरात का अभियान जब अकबर ने किया था, तो एक बार उसने अपने विद्रोहियों का दमन किया और वो वापस आ गया।
वो वापस आया ही था, फिर उसे खबर मिलती है कि विद्रोह दोबारा हो गया, तो वो तुरंत वापस जाता है, दोबारा विद्रोह को दबाता है, फिर आता है। इसीलिए इस अभियान को कहा गया इतिहास का द्रुतगामी अभियान। ठीक, और ये किसने कहा था? स्मिथ महोदय ने। चलिए आगे देखते हैं। हावेल, इन्होंने अकबर के मकबरे के लिए कहा, क्या कहा? एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके मकबरे को एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक कहा जाता है और किसने कहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं जहांगीर का जो काल था वो भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग, जी हां। यदि पूछें कि भारतीय चित्रकला का रचनात्मक काल किसका काल था, तो अकबर का काल था। पर भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग किसका टाइम पीरियड था? जहांगीर का था। और उन्होंने कहा था कि मैं चित्र देखकर बता सकता हूं कि उसे किसने बनाया है। यह कथन जहांगीर ने दिया था, जो उसके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि उसे चित्रकारी का कितना नॉलेज था। आगे देखते हैं। इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू का राज्य, औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा, ये सब कहा। ये कथन आपको पता होने चाहिए कि भाई शिवाजी महाराज के राज्य को डाकुओं का राज्य किसने कहा? इतिहासकार स्मिथ ने कहा। आगे देखते हैं। बाजीराव प्रथम, साथियों आप सभी जानते हैं कि जो मराठा थे उनकी पूरी शक्तियों का संकेंद्रण पेशवा नाम के अधिकारी में हुआ करता था। मराठा के प्रशासन में कुल 8 अधिकारी थे जिन्हें अष्टप्रधान कहते थे। उन 8 में जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल थे, मतलब जो टॉप अधिकारी थे, उनका नाम था पेशवा। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। और उन्हीं पेशवाओं में एक पेशवा थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के लिए कहा जाता है, इन्होंने कहा था कि मुगल जो हैं वो जर्जर वृक्ष के समान हैं, जिनके तनों पर प्रहार करो शाखाएं स्वतः ही गिर जाएंगी। यह कथन किसका था? बाजीराव प्रथम का था। किसके लिए था? मुगलों के लिए था। आगे देखते हैं। अगला कथन, बालाजी बाजीराव को, देखिए अब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, आप सभी जानते हैं, 14 जनवरी 1761 की बात है। उस पानीपत के तृतीय युद्ध में ये जो बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव का जो गुट था यह हार जाता है। ठीक, और इनका जो सेनापति और वो सब मारे जाते हैं। तो अब पानीपत के तृतीय युद्ध की जानकारी इन तक पहुंचाई गई थी कूट संदेश के माध्यम से। क्या था वो कूट संदेश? 2 मोती विलीन हो गए, 20 स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो गईं, और चांदी और पीतल की तो गणना ही नहीं की जा सकती। मतलब 2 मोती विलीन हो गए, जो टॉप मोस्ट 2 लोग थे, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा सेनापति, विलीन हो गए, मतलब मर गए। 20 स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो गई उनसे, क्योंकि मोती के नीचे क्या आता है? सोना आता है। नष्ट हो गई मतलब सेनापति और जो अधिकारी होते हैं उच्च स्तर के। और चांदी और पीतल की तो गणना ही नहीं की जा सकती, मतलब और निम्न स्तर की जो धातु है उसकी तो हम गणना ही नहीं कर सकते। मतलब सिपाही सिपाही कितने मर गए। ये कथन एक कूट के रूप में भेजा गया था पानीपत तृतीय की पराजय की सूचना देने के लिए। किसको? बालाजी बाजीराव को। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है बालाजी जनार्दन। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठा साम्राज्य का मेकियावेली कहा था। आज से पूछा जाएगा कि मराठा साम्राज्य का मेकियावेली किसे कहा गया और किसने कहा था। चलिए ये सारे कथन, ये सारे स्टेटमेंट, ये सारे उपनाम थे मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित। अब हम आ गए साथियों आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत के कुछ खास कथन देखेंगे। पहला कथन आपके सामने है कि इतिहासकार सिडनी ओवन ने कहा था। क्या कहा था सिडनी ओवन ने? ये मतलब किसकी बात हो रही है? मुअज्जम की बात हो रही है। मुअज्जम मतलब बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है, जो औरंगजेब का बेटा था। ये मतलब मुअज्जम मतलब बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल शासक था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मतलब बहादुर शाह प्रथम को उन्होंने कहा कि एक अंतिम ऐसा राजा है जिसके लिए कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं, बाकी सब तो घटिया लोग थे, ऐसा कहना था। किसका था? सिडनी ओवन का था, मुअज्जम को लेकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के संबंध में इसका मतलब अलीवर्दी खां, बंगाल का शासक। अलीवर्दी खां का कथन था कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान हैं, यदि छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी, और छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार देगी। मतलब ना छेड़ा जाए, मधुमक्खी के समान है, उसे छेड़ो मत तो वो शहद देगी, और यदि आपने छेड़ दिया तो इतना काटेंगे कि तुम्हें काट काट के मार डालेंगी। ये कथन इन्होंने कहा था अंग्रेजों के लिए। किसने? अलीवर्दी खान ने, बंगाल का शासक। आगे बढ़ते हैं साथियों। कार्नवालिस ने
उपरोक्त संधि कौन सी संधि भैया? देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दी है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुई थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के दौरान हुई थी। उस पर टिप्पणी करते हुए कहा था, क्या कहा था? कि हमने अपने शत्रु मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। मतलब हमारे जो मित्र थे जिन्होंने हमारा साथ दिया उनको भी हमने ताकतवर नहीं होने दिया और अपने शत्रु को भी हमने लाचार कर दिया। क्लियर? ये कथन था कार्नवालिस का, बहुत फेमस कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि के बाद कार्नवालिस ने क्या कथन कहा था? तो कार्नवालिस का कथन था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया, कमजोर बना दिया। अगला देखें, इस विजय मतलब कौन सी विजय की बात हो रही है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब मैसूर क्षेत्र, इनके बीच जो युद्ध हुआ, इसके बाद बेलेजली ने कहा था कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। दोस्तों पूछा जाएगा ये कथन कि अब पूरब का राज्य हमारे कथनों में है, अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था बेलेजली ने। कब? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जीतने के बाद। आगे बढ़ते हैं। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। साथियों 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए इन्होंने, तब ह्यूरोज ने इनके लिए कहा था कि पूरे क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी जो लड़ रही थी। ठीक, तो पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा किसने दी? उनकी वीरता से प्रभावित होकर ह्यूरोज ने दी थी। आगे देखते हैं, जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने कथन कहा किसके लिए? दयानंद सरस्वती के लिए। और क्या कहा? कि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए कहा। कितना अच्छा सेंटेंस! दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए कहा। अच्छा, डफरिन की बात करते हैं। डफरिन ने कहा था, मुझे कांग्रेस का भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने संबंधित दावा बेबुनियाद लगता है। वास्तव में कांग्रेस मुट्ठीभर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस को मुट्ठीभर लोगों का प्रतिनिधित्व करता कहा। किसने कहा? डफरिन ने कहा। अगला, कर्जन, आप सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल विभाजन किया था सांप्रदायिक आधार पर 1905 में, उसी लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है। उसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। अगला सेंटेंस देखिए, लाला लाजपत राय। साथियों इन्होंने अपना एक पत्र जारी किया, यंग इंडिया। उसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सुरक्षा प्राचीर का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल थ्योरी बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है वो गवर्नर जनरल डफरिन के दिमाग की उपज है। गवर्नर जनरल डफरिन के दिमाग की उपज है, जो अंग्रेजों को सेफ्टी या प्रोटेक्शन देने के लिए गठित की गई है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। क्यों? क्योंकि उस समय की कांग्रेस जो है वो निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट आदि के माध्यम से अपनी बातें रखती थी अंग्रेजों के सामने। अच्छा, लाला लाजपत राय ने साथियों कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा था। प्रश्न आएगा, कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। अब देखिए, एक तरफ है कुछ टिप्पणी और एक तरफ है कांग्रेस पर टिप्पणी, टिप्पणी करता और टिप्पणी जो कांग्रेस पे हुई है। पहला, डफरिन, इन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने क्या कहा? अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, सब पद के भूखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। साथियों 1919 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के लिए निराशापूर्ण शब्द यूज किया था किसने? कांग्रेस ने। और बाल गंगाधर तिलक ने उसे सूर्यविहीन उष्ण काल कहा था। किसे? 1919 के अधिनियम को। साथियों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या कहा था। यह पता होना चाहिए आपको। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई लोग गिरफ्तार हुए थे जो महात्मा गांधी ने चलाया था। उसमें जो गौडी नल्ली गिरफ्तार हुई थी,
वो जेल चले गई थी और स्वतंत्रता के बाद तक वो जेल में रही थी, स्वतंत्रता के बाद तक। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको रानी की उपाधि दी थी साथियों, और उनके लिए लिखा था कि एक दिन आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्ण याद करेगा। ये कथन किसका है और किसके लिए है, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने जो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, उसकी आलोचना करते हुए कहा था कि ये दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। अगला, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हुए कहा था ये दिवालिया होते बैंक का उत्तर तिथि चेक। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिवालिया होते बैंक का उत्तर तिथि चेक किसे कहा गया और किसने कहा, तो क्रिप्स मिशन को कहा गया और महात्मा गांधी ने कहा था। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका था? यह कथन था महात्मा गांधी का। कब? जब कांग्रेस महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी शुरू शुरू में। तो महात्मा गांधी ने चुनौती दी थी कांग्रेस को कि या तो मेरा साथ दो और एक आंदोलन करो अंग्रेजों के विरुद्ध, आखिरी करो या मरो वाला भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और नहीं तो मैं इस देश की बालू से, मिट्टी से तुमसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, तुमसे बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। चलिए, महात्मा गांधी अरेस्ट थे, कारावास में थे। उनकी रिहाई पर चर्चिल ने क्या कहा था? चर्चिल पे दबाव बनाया जा रहा था कि भाई उन्हें रिहा करो। तो चर्चिल ने कहा था कि जब हम पूरी दुनिया में हर जगह जीत रहे हों तो ऐसे में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। यह कथन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी के लिए। साथियों, आखिरी के कुछ स्टेटमेंट। आप सभी जानते हैं कि 18 फरवरी 1946 को नौसैनिक विद्रोह हुआ था और उस नौसैनिक विद्रोह को रुकवाया था वल्लभ भाई पटेल जी और जिन्ना ने। ठीक, तो जब नौसैनिक समर्पण कर रहे थे तो उन्होंने क्या कथन दिया था? तो 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण के दौरान कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत के सामने नहीं। तो ये नौसैनिक विद्रोह के दौरान की बात है। अच्छा, नोआखली में आप सभी जानते हैं कि दंगे भड़क गए थे, तो महात्मा गांधी वहां पहुंचे थे नोआखली के दंगे रुकवाने के लिए। तो उस पर माउंटबेटन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। मतलब महात्मा गांधी तो अपने आप में एक आर्मी के समान है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, जिन्होंने जाते से इस दंगे को रोक दिया। अगला, महात्मा गांधी ने कहा था साथियों कि अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं इसके लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। और किस संदर्भ में था? तो विभाजन के संदर्भ में था। साथियों, ये थे कुछ जरूरी कथन भारतीय इतिहास के, जिसमें हमने आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के जरूरी कथन बता दिए। इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। पूरे नोट्स को मैं पीडीएफ फॉर्म में वहां अपलोड करा दूंगा। आपने यदि अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कीजिए। जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और वहां से डाउनलोड कीजिए इसके पीडीएफ को और अपना साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।